नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है और इससे पहले भी आप लोग मेरे काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल क्रैक आईएएस इन हिंदी पर देख चुके हैं। और लास्ट वीडियो पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आप लोग जो है लाइक भी करने लगे हैं, अब उसके लिए भी थैंक यू। आप लोगों ने मेरे जो है बात को रखा। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इसे शेयर ज़रूर किया करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर पाती हूँ, और आप लोग हैं जो इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कोई भी एक व्यूअर जो हमारा वीडियो देख रहा है वो एटलीस्ट 10 लोगों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करे, तो ही जो है ये चेन आगे तक जा पाएगी दोस्तों। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है संविधान। इसके अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी, जिसमें संविधान की प्रमुख विशेषताएं हम पढ़ेंगे, मूल अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है और उनके बीच में जो टकराव हुआ है उसके इतिहास के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं दोस्तों। लेकिन कई सामान्य लोग, हालांकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इस बात से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन कई लोग नहीं भी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के अधिकतर प्रावधानों को लागू कर दिया गया था दोस्तों। और इसीलिए 26 नवंबर को भारत ने संविधान दिवस के तौर पर जो है इसे स्वीकार किया है दोस्तों। देखिए, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे लंबा संविधान होने के पीछे कारण दोस्तों ये है कि भारत की जो भौगोलिक विविधता है, भारत की जो भौगोलिक विशालता है वो बहुत अधिक है। उसके अलावा दोस्तों भारत के संविधान में जो अधिकतर प्रावधान लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और उसके अलावा दोस्तों केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान है, केवल जम्मू कश्मीर जो है वो इसका अपवाद है। तो ऐसे ही कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत का जो संविधान है वो बहुत अधिक विशाल हो गया है, और इसलिए विश्व का सबसे लंबा संविधान भी हो गया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, लेकिन उसके बाद पहले संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ दी गई, और अब 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में दोस्तों। अच्छा दोस्तों, भारत के संविधान में जो अधिकतर उपबंध है वो दूसरे देश के संविधान व भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि कई लोग आलोचनात्मक रूप से कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो उधार का थैला है, परंतु दोस्तों ये बात सही नहीं है। भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण जो है वो विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। और यह आलोचना अनुचित है कि संविधान में कुछ नया और वास्तविक नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने दूसरे देश के संवैधानिक प्रावधानों को भारतीय आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित कर व उसकी विसंगतियों को दूर कर उसे अपनाया दोस्तों। तो ये कहना अनुचित होगा कि भारतीय संविधान में कुछ नया नहीं है। भारतीय संविधान में नया है, यद्यपि हमने दूसरे देश के संविधानों से जो है प्रावधान लिए हैं, लेकिन उन प्रावधानों को हमने अपनी भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया है और उसके बाद उन्हें स्वीकार किया गया है। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि भारतीय जो संविधान है वो उधार का थैला है। अच्छा दोस्तों, भारत का संविधान बहुत अधिक लचीला है, ना बहुत अधिक कठोर है। यहाँ पे लचीला कठोर से क्या मतलब है दोस्तों, समझिए। लचीले का मतलब होता है दोस्तों ऐसा संविधान जिसे बहुत आसानी से बदला जा सके, यानी बहुत ही आसानी से उसमें संविधान संशोधन किए जा सके। और कठोर का मतलब वो होता है दोस्तों जिसे कि समय और परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल उसको बदलना जो है वो मुश्किल हो, या जिसको बदला ही ना जा सके। तो भारत का संविधान दोस्तों ना तो लचीला है ना ही कठोर है, क्योंकि भारतीय संविधान में दोस्तों दो तरह की जो है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया है, एक विशेष बहुमत से और एक साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत जहाँ जहाँ हमने लगाया है वहाँ पर भारत का संविधान नम्य दिखाई देता है, लेकिन जहाँ हम विशेष बहुमत की प्रक्रिया को अपनाते हैं वहाँ भारत का संविधान थोड़ा कठोर हो जाता है। तो भारत का संविधान इन दोनों के बीच का मिश्रण है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, भारत का संविधान ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। अब समझिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक और एकात्मक का क्या मतलब होता है।
दोस्तों संघात्मक वो व्यवस्था होती है जहाँ पर राज्य जो है वो अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और केंद्र पर उनकी निर्भरता ना के बराबर होती है। जबकि एकात्मक व्यवस्था में केंद्र जो होता है वो बहुत अधिक मजबूत होता है, और राज्यों के ऊपर उसका जो है वो नियंत्रण अधिक होता है। तो दोस्तों भारत का संविधान ना तो हम कहेंगे कि बहुत पूर्ण रूप से संघात्मक है, ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, क्योंकि कहीं कहीं यह संघात्मक प्रतीत होता है और कहीं कहीं एकात्मक भी प्रतीत होता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार जो इसकी संरचना जो है वो बदलती रहती है। देखिए दोस्तों, संघात्मक गुण कौन कौन से होंगे? जैसे हमने केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारों की व्यवस्था करी है दोस्तों, यानी कि केंद्र की सरकार ही राज्यों का शासन नहीं चलाती, राज्य की सरकार राज्य को शासन चलाती है। तो यहाँ पे हमने राज्यों को शासन चलाने के लिए स्वतंत्रता दी है दोस्तों। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब दोस्तों, केंद्र में लोकसभा है और एक राज्यसभा है। जो राज्यसभा होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो केंद्र सरकार जो निर्णय लेती है उसमें राज्यों की भी सहभागिता होती है राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा के थ्रू। और एक हमने देखिए दोस्तों, संविधान में राज्य सूची को शामिल किया है। राज्य सूची में वे विषय हैं दोस्तों जिन पर कि राज्य को ही जो है कानून बनाने का अधिकार है। तो ये सब जो है संविधान के संघात्मक गुण हो जाते हैं। वहीं एकात्मक गुण देखिए दोस्तों, एक ही संविधान है, एकल नागरिकता की व्यवस्था है, एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति, आपको पता होगा, राष्ट्रपति की के निर्णयों में जो है वो मंत्रिपरिषद की बहुत अधिक भूमिका होती है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही सारे काम करता है। तो यहाँ पर केंद्र जो होता है वो राज्यों के शासन चलाने में कहीं ना कहीं उसकी जो है सहभागिता हो जाती है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति में उसका हाथ होता है। उसके अलावा आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, जहाँ पर कि राज्यों की सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के हाथ में आ जाती हैं आपातकालीन स्थितियों में। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं जो कि संविधान को एकात्मक बना देती हैं, हमारी सरकार की जो व्यवस्था है उसको एकात्मक बना देती है। तो भारत के संविधान में संघात्मक गुण भी हैं और एकात्मक गुण भी हैं, ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना पूर्ण रूप से एकात्मक है। अच्छा दोस्तों, भारतीय संविधान में दोस्तों संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ पर मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों आपको पता होगा कि लोकसभा जो होता है एक निर्वाचित सदन होता है, यानी कि जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो जहाँ यहाँ यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो रही है तो इसका मतलब मंत्रिपरिषद सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। जबकि अमेरिका में दोस्तों अध्यक्षीय प्रणाली है, और अध्यक्षीय प्रणाली में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। अच्छा दोस्तों, भारत के संविधान में दोस्तों संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। इसको दोस्तों हम रोक व संतुलन का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों जहां एक और सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है और किसी भी कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल भावना को चोट ना पहुंचे। तो एक तरीके से दोनों ही, चाहे वो संसद हो चाहे वो न्यायालय हो, एक दूसरे की शक्तियों को कंट्रोल करते हैं, तो यानी कि नियंत्रण रखते हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक जो है वो बहुत अधिक शक्तिशाली या निरंकुश नहीं हो सकता है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार दोस्तों वो अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के विकास में मूल होते हैं, यानी कि उनके बिना कोई व्यक्ति अपना जो है विकास नहीं कर सकता है। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं दोस्तों वो कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। भारतीय संविधान न केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है दोस्तों, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करता है। यानी सिर्फ हमने लिखित रूप में, जवानी रूप में ही ये मौलिक अधिकार जो है जनता को उपलब्ध नहीं कराए हैं, बल्कि वो मौलिक अधिकारों का जनता द्वारा प्रयोग किया जा रहा है या नहीं, यानी कि जनता तक वो मौलिक अधिकार पहुंच रहे हैं या नहीं, उसको भी जो है हमारा संविधान सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 32 के तहत जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है दोस्तों, वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। तो ये इसीलिए मौलिक अधिकार जो होते हैं वो जो है सरकार के जो मनमाने कानून हैं, मनमाने उसकी कार्यकारी शक्तियां हैं, उन पर निरोधक की तरह काम करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, भारतीय संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हुआ है। इसका उद्देश्य है कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो।
देश की संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये मौलिक सिद्धांत है। यह संसद की जिम्मेदारी है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाया जाए। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों देखिए, सरल भाषा में आपको समझाऊं तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों सरकार की जनता के प्रति कर्तव्य को सुनिश्चित करते हैं कि जब भी सरकार कोई भी काम करे तो वो ये याद रखे कि उसका जो उद्देश्य है वो जनता की सेवा करना है। तो इसी वजह से जो है नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान में जो है शामिल किए गए हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान के 4A भाग में अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संविधान में शामिल किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्व सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हैं, उसी प्रकार संविधान भारत के नागरिकों से ये आशा करता है कि वो देश के प्रति उनके कुछ कर्तव्य हैं जिनका कि उन्हें निर्वाह करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ जो है मूल कर्तव्यों को जो है इसमें शामिल किया गया था संविधान में। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था इंदिरा गांधी की सरकार के समय, उसके बाद जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब बात ये आती है कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य क्या तीनों ही कानूनी रूप से बाध्य हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मूल अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय में इसकी जाके शिकायत कर सकता है और अपने मूल अधिकारों को लागू करवा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य इस तरह की कानूनी बाध्यता नहीं अप्लाई करते हैं, यानी कि ये आशा जरूर की गई है कि सरकार जो है अपनी जब सरकार चलाते समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखे और जो भारत की जनता है, भारत के देश के नागरिक हैं, वो अपने मूल कर्तव्यों का निर्वाह करें। लेकिन ऐसी कोई कानूनी बाध्यता जो है वो लागू नहीं की गई है कि आप जो है कानूनी रूप से जो है इन्हें मानने के लिए बाध्य हैं। आपसे ये आशा की जाती है कि आप इसे जो है इनको फॉलो करें। अच्छा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, यानी कि दोस्तों देखिए, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया दोस्तों, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो मूल संविधान था वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। मूल संविधान की भावना भी धर्मनिरपेक्ष थी, यद्यपि इसे लिखित रूप में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया था। अच्छा दोस्तों, भारत का संविधान दोस्तों भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के प्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार चुनने का अवसर देता है। इसे राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं दोस्तों। लोकसभा व विधानसभा के चुनाव हेतु वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है वो अब धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार रखता है। वर्ष 1989 में दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु जो थी उसे घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इससे पहले जो मतदान करने की जो आयु थी, मिनिमम जो एज थी वो 21 ईयर हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 कर दिया गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, देखिए दोबारा पढ़ती हूँ मैं, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा देने हेतु संविधान आपातकालीन प्रावधान की भी चर्चा करता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के आपात होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और होता है वित्तीय आपात। तो देश जब सरकार को, देखिए दोस्तों, ये आपातकाल लागू तो राष्ट्रपति करता है, परंतु राष्ट्रपति जो है वो अधिकतर जो निर्णय होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेता है दोस्तों। तो जब भी सरकार को ये लगता है कि भाई देश की संप्रभुता या देश की अखंडता या देश का लोकतांत्रिक ढांचा या देश की सुरक्षा खतरे में, तो वो इन आपातकालीन प्रावधानों को लागू कर देता है और सारी शक्तियां जो होती हैं वो अपने हाथ में ले लेता है। तो इस तरह के आपातकालीन प्रावधान की जो है संविधान में शामिल किया गया है इन प्रावधानों को, जो अपने आप में एक यूनिक फीचर है संविधान का।
अच्छा दोस्तों, भारतीय संविधान त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था करता है। मूल संविधान में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई थी, यानी केंद्र और राज्य स्तर पर ही सरकारें हुआ करती थी। लेकिन 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों स्थानीय स्तर पर भी जो है सरकार की व्यवस्था की गई, स्थानीय सरकारों की व्यवस्था की गई। और भाग 9 और भाग 9A के तहत दोस्तों पंचायत और नगर पालिका के स्तर पर जो है स्थानीय सरकारों की व्यवस्था की गई। और इस प्रकार से त्रिस्तरीय सरकार की जो है भारत में व्यवस्था देखने को मिलती है। और त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था दोस्तों विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए मौलिक अधिकार जैसे मैंने आपको बताया था भाग 3 में दिए गए हैं, और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इनकी जो है चर्चा में देखने को मिलती है दोस्तों। अच्छा देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 को हम भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और 1931 में कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसमें कांग्रेसियों ने मूल अधिकारों की मांग की थी। और तभी से जो है, और उसके बाद जो ये मांग है वो संविधान पर आकर थमी, जब संविधान में मूल अधिकारों को शामिल कर दिया गया। और मूल अधिकारों को जो प्रारूप था वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था दोस्तों। मूल संविधान में दोस्तों 7 जो है मूल अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया। अब मूल अधिकार विधिक अधिकार में क्या अंतर है दोस्तों? देखिए, जब विधि अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति को सामान्य कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी कि पहले उसको जिला न्यायालय में अपील करनी पड़ेगी, फिर उसको हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। जबकि मूल अधिकारों के हनन के मामले में जो व्यक्ति है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाके शरण ले सकता है। तो इसलिए मूल अधिकार और विधिक अधिकार एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अच्छा दोस्तों, अब देखिए मूल अधिकारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कानून के समक्ष जो है वो समान है। तो दोस्तों, लेकिन इसके कुछ अपवाद रखे गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं वो अपने कार्य काल के दौरान किए गए कार्यों के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते हैं। तो ये एक अपवाद है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए अगर वो कोई भी गलत काम करता है तो उसे न्यायालय में जो है जवाब देना पड़ता है, न्यायालय उसे सजा देता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है इस तरह की जो मामले हैं उनसे अनुमतियाँ दी गई हैं, यदि उन्होंने ये काम अपने कार्यकाल के दौरान, यानी कि राष्ट्रपति रहते हुए राज्यपाल रहते हुए उन्होंने इस तरह का कोई काम किया है, तो वो जो है उन पर जो है वो जो है जब न्यायालय में वो जवाबदेह नहीं होंगे। तो ये एक समानता के जो अधिकार है उससे उसका अपवाद हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों देखिए, संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 105 में केंद्र में, और अनुच्छेद 195 के तहत राज्यों को। तो संसदीय विशेषाधिकार का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी एमएलए या एमपी जो कि संसद या राज्य विधानसभा में आप विधानमंडल में बोलते हैं, तो कोई भी ऐसी बात अगर वो बोलते हैं तो उनकी किसी भी बात के लिए उनको न्यायालय में जवाबदेह नहीं किया जा सकता उस समय जब उन्होंने संसद या राज्य विधानमंडल में कुछ बोला है। तो ये संसदीय विशेषाधिकार होते हैं। उसके अलावा दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 31 गा के तहत कुछ नीति निर्देशक तत्व जो कि 39 खा और 39 गा को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 का हनन किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, 39 खा और गा में सरकार जो होता है वो ये सुनिश्चित करती है कि संपत्ति का संकेंद्रण जो है वो किसी एक के हाथ में ना हो पाए। तो अगर उनको लागू करने के लिए कहीं किसी अनुच्छेद 14 का नुकसान हो जाता है, किसी व्यक्ति के अनुच्छेद 14 का हनन हो जाता है, तो वो जो है वो ये नहीं माना जाएगा कि उसके समानता के अधिकार का जो है हनन हो गया है। तो ये इसमें जो है ये अपवाद हो जाते हैं अनुच्छेद 14 के। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ जो है राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा दोस्तों, इसके भी अपवाद हैं। अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य जो है महिलाओं बच्चियों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है दोस्तों, है ना। राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों, जातियों के विकास के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, यानी SC ST OBC के लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। और राज्य सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बना सकता है। शैक्षणिक संस्थाएं राज्य से अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार की हो सकती हैं।
तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि सीट रिजर्व्ड होती हैं कई कॉलेजेस और उसमें, तो ये उसी तरह का प्रावधान है। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि ये सिर्फ सरकारी कॉलेज या सरकारी शिक्षण संस्थानों पे अप्लाई नहीं होता, ये निजी संस्थानों पर भी सरकार जो है इस कानून को लागू कर सकती है। तो ये जो है वो अपवाद हो गए अनुच्छेद 15 के। उसके बाद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, यानी कि सभी को नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसके भी अपवाद है। क्या कि 16(3) कहता है कि संसद किसी विशेष रोजगार हेतु निवास शर्त आरोपित कर सकती है। इस समय आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त और किसी भी राज्य में यह व्यवस्था नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य किसी पिछड़े हुए वर्ग, जिसमें कि ST SC भी शामिल है, के पक्ष में जिनकी की राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो नौकरियों में आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 16(4) के तहत ही दिया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16(5) के अनुसार किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था या संबंधित पद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जा सकता है जो उस धर्म समुदाय या संप्रदाय विशेष से संबंधित हो। जैसे दोस्तों देखिए, मंदिर में कोई पंडित कोई हिंदू ही होगा, या मस्जिद में कोई मौलवी कोई मुस्लिम ही होगा। तो ये एक शर्त जो है वो राज्य आरोपित कर सकती है, और ये सही भी है। तो इस तरह के अपवाद हैं अनुच्छेद 16 के। उसके बाद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का यानी छुआछूत को निषेध करता है। और दोस्तों इसमें विशेष बात यह है कि छुआछूत को जो है वो दंडनीय अपराध माना गया है, यानी कि आपको सीधे जेल या जुर्माना दोनों इसके अंदर हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि संविधान में कहीं पर भी छुआछूत शब्द को डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया है, और ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। तो जब किसी चीज़ को परिभाषित ना किया जाए दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि उसकी परिभाषा बहुत बड़ी है, क्योंकि जब किसी चीज़ को परिभाषित कर दिया जाता है तो हम उसको सीमित कर देते हैं, लेकिन अगर अब वो परिभाषित नहीं है तो वो असीमित है। अब छुआछूत की भाषा में कुछ भी आ सकता है। तो ये है। अब देखिए, उपाधियों का निषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उपाधि जो है अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। जैसे कि देखिए, राज्य नागरिकों को सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना धारण नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री जैसे पुरस्कार उपलब्धियां नहीं है। तो ये उपाधि नहीं है, तो कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे शब्द लगा सकता है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में देखिए दोस्तों, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्व सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता दी गई है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की, यानी कि आप भारत राज्य के किसी क्षेत्र में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। कहीं पर भी आप भारत के राज्य में आबाद निवास कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो ये निवास है इसका दोस्तों अपवाद है जम्मू कश्मीर, यानी कि अन्य राज्य के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में निवास नहीं ले सकते अपना। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति कोई भी कारोबार या कोई भी जो है अपने रोजगार जो है वो कर सकता है। यह अनुच्छेद 19 के बीच में कुछ जो है वो स्वतंत्रताएं दोस्तों दी गई हैं। अच्छा दोस्तों, इसकी भी दोस्तों कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है कि इन सभी स्वतंत्रताओं पर राज्य भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्ति युक्त का मतलब होता है दोस्तों जो लॉजिकल हो, जिसके पीछे कोई कारण हो या लॉजिक हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी वजह से और किसी भी तरीका जो है वो निर्बंधन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा दोस्तों, अब देखिए अपराध, अनुच्छेद 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपराध को दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी कि इसमें कोई व्यक्ति जिसको कि गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके अधिकारों के बारे में इसमें चर्चा की गई है
कि किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जाएगी। यानी किसी व्यक्ति ने अगर कोई एक अपराध किया है तो ऐसा नहीं है एक ही अपराध के लिए उसको बार बार सजा दी जाए, कि कभी आपने उसको 5 साल की सजा कर दी, 5 साल की सजा काटने के बाद उसको आपने 10 साल की सजा सुना दी उसी अपराध के लिए, फिर 10 साल की सजा काटने के बाद आपने फिर उसी अपराध के लिए उसको फांसी की सजा सुना दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक अपराध की एक सजा होगी। दूसरा दोस्तों, अपराध करने के समय जो कानून लागू होता है उसी के अनुसार सजा मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अपराध करने के बाद आपने कानून में कोई परिवर्तन किया और उसके बाद उस परिवर्तित कानून के अनुसार उसको सजा दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपराध करते समय जो कानून था, जो लॉ इन्फोर्स था, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सजा दी जाएगी। अच्छा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये अपराध दोष सिद्धि के विषय में जो है संरक्षण जो है, सुरक्षा जो है वो व्यक्ति को दी गई है उसके मौलिक अधिकारों के तहत। उसके बाद है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 दोस्तों बहुत वाइड क्लॉज है, क्योंकि जीवन की सुरक्षा में बहुत सारे तत्व शामिल कर दिए गए हैं और ये एक तरह का असीमित जो है क्लॉज हो जाता है। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं दोस्तों, विधायिका ने जो कानून बनाया है और कानून में जो प्रक्रिया उसने स्थापित करी है उसी इस प्रक्रिया के अनुसार उसको जो है उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। विधि का मतलब यहाँ पे विधायिका से हो गया दोस्तों। इसका मतलब इसमें कार्यपालिका शामिल नहीं है, यानी कार्यपालिका किसी व्यक्ति को उसके जो है दैहिक स्वतंत्रता से या उसकी प्राणिक स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं कर सकती है। दोस्तों गोपालन मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध है, क्योंकि विधि तो पहले ही लिख दिया, यानी विधि से तो आपने सुरक्षा नहीं दी, कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही सुरक्षा, क्योंकि वहां पे कार्यपालिका शब्द नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मेन का मामले में दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने गोपालन मामले को पलट दिया और कहा कि व्यक्ति की प्राण दैहिक स्वतंत्रता को मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के साथ साथ मनमानी विधायिक प्रक्रिया से भी सुरक्षा है। यहाँ पे सुरक्षा दे दी है, लेकिन यहाँ पर है दोस्तों सुरक्षा नहीं है। यानी कि मेन का मामले में कहा गया कि अब विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही व्यक्ति को उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती हैं, यानी दोनों को ये अधिकार दे दिया गया। दूसरी बात दोस्तों देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विस्तृत रूप में परिभाषित किया है, जिसमें इस अधिकार में प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन रक्षा, निजता और बहुत बड़े इसके जो है परिभाषित इसको किया गया है। तो ये सब जो है व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में जो आपको पता हो स्लॉटर हाउसेज जो यूपी में बैन किए गए हैं, उसमें भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें उसने कहा कि अपनी पसंद का खाना खाना ये भी व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और इस पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। तो ये अभी निर्णय आया है, तो अनुच्छेद 21 के तहत इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको कवर किया। अच्छा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A दोस्तों मूल संविधान में ये नहीं था, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे मूल अधिकार बनाया गया। और आपको पता होगा कि 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बना था और उसके बाद इस अधिकार को जो है लागू, इससे पहले हो गया था ये अधिकार, इसको लागू कर दिया गया उसके बाद। यानी कि इस अनुच्छेद को मूर्त रूप देने के लिए RTA एक्ट का सहारा लिया गया। और इसके अंदर दोस्तों ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान की जानी चाहिए, ये उनका मूल अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 21A है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसको क्या उसके जो है उसके अधिकार होंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संरक्षण क्या होगा दोस्तों। देखिए, गिरफ्तारी का कारण आपको बताना होगा, वकील से परामर्श करने का उसको अधिकार होगा और अपने वकील से बचाव करवाने का उसको अधिकार होगा। 24 घंटे में उसको दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा और दंडाधिकारी यदि उसको रिहा कर देता है तो 24 घंटे में उसको रिहा कर देना चाहिए उसके आदेश आने के बाद। अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध कानून के तहत कानून हिरासत में लिया गया है दोस्तों, निवारक निरोध कानून क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर, अपराध की शंका के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि उसने अपराध किया नहीं होता है परंतु उसे अपराध करने से रोकने हेतु उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो निवारक निरोध कानून हो जाता है।
तो इसके अंदर ये है कि दोस्तों, इसके अंदर ये संरक्षण विदेशी और नागरिक मतलब भारत के नागरिकों को, यानी गैर नागरिक और नागरिक दोनों को दिया गया है। और गिरफ्तारी का कारण बताना होगा यदि लेकिन अगर सार्वजनिक हित में ना हो तो कारण बताना आवश्यक नहीं है। अच्छा दोस्तों, निवारक निरोध कानून के तहत व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर 3 महीने से अधिक आप उसको हिरासत में लेते हो तो आपको सलाहकार बोर्ड से जो है इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनका प्रतिवेदन आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों जो है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22 में। अब देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, यानी कि कोई देह व्यापार हो रहा है या उनसे बलात्श्रम करवाया जा रहा है, उनसे बेगार किया जा रहा है। बेगार का मतलब बिना उनको जो है उनको सैलरी दिए, बिना वेतन दिए उनसे काम करवाया जा रहा है, या बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। ये सब जो है इनके बलात्श्रम का जो एक रूप है, और इसको जो है वो निषेध किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है दोस्तों। अच्छा, और दोस्तों देखिए, यह व्यक्ति को न केवल राज्य के विरुद्ध बल्कि अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण देता है। यानी कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह के जो है क्रियाकलाप करता है तो उस व्यक्ति पर भी, उस व्यक्ति को जो है वो इसके लिए दंडनीय सजा जो है दी जाएगी। अच्छा दोस्तों, राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। तो राज्य के पास ये अधिकार है कि वो सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है इस तरह की जो है सार्वजनिक से अनिवार्य सेवा आरोपित कर सके। और यह भी जरूरी नहीं है कि वह इस सेवा के बदले कोई वेतन उन्हें दे। तो ये एक अपवाद के रूप में है। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 24 में दोस्तों बाल श्रम को निषेध किया गया है। किसी फैक्ट्री, खान व अन्य खतरनाक गतिविधियों में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। हाल ही में दोस्तों बाल श्रम अधिनियम को संशोधित किया गया है, आपको पता होगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये एक्ट है। हाल ही में सरकार ने इसे संशोधित कर बाल श्रम अधिनियम 2016 को पारित कर दिया है। अब बाल श्रम अधिनियम 2016 के मैंने आपको अब प्रावधान दे दिए हैं, तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं इसके अंदर कवर किए हैं। अब दोस्तों पहले देखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ खतरनाक उद्योगों में लगाए जाने से रोका गया था, लेकिन अब जो है संशोधन करके कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय के अलावा किसी भी दूसरे व्यवसाय में नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो खतरनाक हो चाहे वो खतरनाक ना हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को भी अब सुरक्षा दी गई है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा, और प्रावधानों के उल्लंघन पे 50,000 तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का जो है प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो काफ़ी कठोर करा गया है इसको, ताकि कि जो संविधान की जो भावना है कि बाल श्रम ना करवाया जाए, बच्चों से जो है काम ना करवाया जाए, उसको जो है पूरा किया जा सके। और बच्चों के लिए एक पुनर्वास कोष भी बनाया जाएगा दोस्तों, जिसे बाल किशोर कोष हम कहेंगे। अच्छा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, कि व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, उसका उसको अपनाने की, उसका प्रचार प्रसार करने की, आचरण करने की उसको जो है स्वतंत्रता होगी। लेकिन जबरन धर्मांतरण इस अधिकार में शामिल नहीं है। यानी कि आप ये कह के कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, किसी दूसरे के धर्म का धर्मांतरण करवाओ, वो इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। अच्छा दोस्तों, राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक व अन्य क्रियाकलापों को विनियमित और निषेध कर सकता है, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है। मैंने आपको बताया जैसे कि अपना कोई भी, जैसे आपको धर्म से संबंधित कोई आपको प्रोग्राम करवाना है तो आप वो कर सकते हैं। तो ये सब अनुच्छेद 26 के अंदर आपको अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। अच्छा, किसी धर्म विशेष हेतु कर आरोपित करना निषेध है। यानी कि राज्य जो है किसी विशिष्ट धर्म के नाम पर, यानी कि लेट सपोज कोई हिंदू टैक्स लगा दिया या कोई मुस्लिम टैक्स लगा दिया, इस तरह का जो है जो नहीं चलेगा। जैसे कि आपको पता हो कि इतिहास में जजिया कर के बारे में चर्चा मिलती है। जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था। तो इस तरह के जो कोई कर जो है सरकार आरोपित नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है दोस्तों।
जो ऐसे संस्थान जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है, यानी कि उन्हें पूरा पूरा पैसा राज्य से मिलता है अपने संस्थाओं को चलाने के लिए, उस संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देना निषेध होगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, परंतु किसी को जबरन उस शिक्षा में भाग लेने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अब है दोस्तों सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत इनको डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण होना चाहिए, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक वर्ग धार्मिक और भाषाई आधार पर कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि जो धार्मिक आधार पर या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं, उन्हीं के वर्गों के हितों के संरक्षण की बात जो है संविधान में कही गई है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। और यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थान की संपत्ति अर्जित करना चाहता है तो उसे उसका पूर्ण प्रतिकर यानी कंपनसेशन देना होगा। तो यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक वर्गों को जो है कुछ सुरक्षा दी गई है ताकि उनकी संस्कृति जो है वो सुरक्षित रह सके। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था दोस्तों। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए व्यक्ति संविधान के तहत प्रदत्त किसी मूल अधिकार के हनन पर बिना अपीलीय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। और उच्चतम न्यायालय इन अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है। 5 रिट होती है दोस्तों। किसी और वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करूंगी रिट के बारे में। और संसद रिट जारी करने की जो शक्ति है वो किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी रिट जारी करती है दोस्तों। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है उच्चतम न्यायालय के की तुलना में, क्योंकि उच्चतम न्यायालय तो सिर्फ मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है, हाईकोर्ट जो है, वो सामान्य विधि के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखने की योग्य है कि उच्च न्यायालय सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के संबंध में जो है रिट जारी करेगा, उन्हीं विधिक अधिकारों के हनन के क्षेत्र में जारी करेगा जो कि उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय तो संपूर्ण भारत के क्षेत्र के संबंध में जो है रिट जारी कर सकता है। अच्छा, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने आप में एक मूल अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता, यानी कि उसे जो है वो मामला डील करना ही पड़ेगा, जबकि उच्च न्यायालय जो है वो अपने रिट के न्याय क्षेत्र को नकार सकता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मूल अधिकार समझ में आ गए हो, और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, मूल अधिकार संबंधित कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और ये नोट्स दोस्तों मैं आप चिंता ना करें, ये जल्दी आपको नोट्स जो है मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। और आप जो अभी जो वीडियोस हैं उनको ढंग से सुन लें और शेयर जरूर करें दोस्तों। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा हो रही है। नीति निर्देशक तत्वों की एक लंबी सी लिस्ट है दोस्तों, वो आप नेट पे से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर किया है कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा दोस्तों। संविधान में कहा गया है कि राज्य नीति व कानूनों को प्रभावी बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन के पीछे उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, न कि पुलिस राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी यानी कि जनता का कल्याण हो। नीति निर्देशक तत्व सरकार को जनता के हितों में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों। अब नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। मूल अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करवाया जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं इसका, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं इनका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और सरकार की मनमानी कार्यवाहियों पर अंकुश लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार का समाज के प्रति कर्तव्य को बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा हो। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो टकराव है उसका जो इतिहास है वो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। और चलिए दोस्तों,
देखिए अनुच्छेद 13 के अनुसार, अनुच्छेद 13 क्या कहता है दोस्तों, कोई भी ऐसी विधि, विधि अर्थात कोई भी ऐसा कानून जो कि मूल अधिकारों को कम करे या समाप्त करे वो शून्य हुआ है। यानी कि कोई भी अगर आप ऐसा कानून बनाते हो जिससे कि मूल अधिकार व्यक्ति के कम हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं, तो वो कानून ही अपने आप में अवैध हो जाएगा, उस कानून का कोई मतलब नहीं है। ये अनुच्छेद 13 कहता है दोस्तों। अब दोस्तों एक शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला हुआ 1951 में, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, अतः मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 368 कोई कानून ही नहीं है, और जब वो कानून नहीं है तो वो अनुच्छेद 13 की परिभाषा में आएगा ही नहीं, और जब वो 13 की परिभाषा में नहीं आएगा तो इसका मतलब कि मूल अधिकारों में हम संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन करने के बाद जिसके लिए जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाएगा वो वैध होगा। तो ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में ये निर्णय आया। उसके बाद दोस्तों फिर आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 में आया, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय को पलट दिया शंकरी बनाम के, और कहा कि 368 विधि की परिभाषा में आता है, इसलिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों देखिए सरकार ने न्यायालय के इस निर्णय की प्रभाविता को कम करने के लिए 24वां संविधान संशोधन कर दिया। 24वें संविधान संशोधन में दोस्तों क्या कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी कि संसद को असीमित अधिकार दे दिए गए संविधान में संशोधन करने के लिए। इस प्रकार किया गया संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब कि वो वैध होगा, यानी कि आप उसे शून्य नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। तो ये तीन चीजें जो है वो संसद को इसमें अधिकार दे दिए गए कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन जो करेगी वो वैध होगा, यानी विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, और इसके तहत आप मूल अधिकारों को भी कम कर सकते हो, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अनुमति देने हेतु बाध्य है। अच्छा, अब उसके बाद दोस्तों फिर 25वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता देने का प्रयास किया गया। देखिए दोस्तों सरकार की हमेशा ये मंशा होती है कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर हावी बनाया जाए, जिससे कि सरकार जो है वो अपने इच्छा अनुसार जो है सरकार चला सके, शासन कर सके। ठीक है, तो इसीलिए सरकार हमेशा चाहती है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो मूल अधिकारों पर हावी रहे, और इसलिए उसने 25 संविधान संशोधन किया, जिसमें उसने 31 गा जोड़ा, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। इसमें इसने कहा कि 39 खा व 39 गा में निहित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में अनुच्छेद 14 व 19 में निहित मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो इस प्रकार के उल्लंघन को सहा जा सकता है। यानी कि 39 खा और 39 गा नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में सरकार अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का हनन कर सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके मैं आपको एक बहुत सरल सा एग्जांपल देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा प्रावधान है क्या दोस्तों। कई बार देखिए दोस्तों आपको पता होता होगा कि सरकार जो है सड़कें चौड़ी करती है, तो सड़कें चौड़ी करते समय दोस्तों कई ऐसे घर होते हैं जिनकी ज़मीनें जो होती हैं वो सरकारी उस सरकार के उस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती हैं, तो सरकार उनको तोड़ देती है, और इस मामले में व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होता है कि वो सरकार के खिलाफ जो है वो शिकायत लगा सके, क्योंकि सरकार 39 ख और 39 गा का जो है वो उसका जो है वो क्रियान्वयन कर रही होती है। इसलिए 14 व 19 के उल्लंघन के आधार पर आप जो है उच्चतम न्यायालय में इसकी शिकायत सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने एक आपको सिंपल से एक रोजमर्रा का जो है आपको एग्जांपल दिया है। उसके बाद दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले पे सुनवाई करी, और 1973 में केस आया था, और इसमें केशवानंद भारती मामला बहुत चर्चित मामला है, और वो आपको पता लग जाएगा क्यों है। इसमें जो उच्चतम न्यायालय उन्होंने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन कोई विधि नहीं है, अतः मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों में जो है संसद को संशोधन करने का अधिकार है। उसके बाद उन्होंने कहा कि संसद अधिनियम बना के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु इससे संविधान की मूल भावना को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अब दोस्तों केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने मूल भावना को परिभाषित नहीं किया, यानी मूल भावना जो है वो संविधान की ये है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष हो, मूल भावना है कि संविधान समाजवादी हो, मूल भावना है कि संविधान में मूल अधिकार हों, लोगों को मूल अधिकार दिए जाएं।
मूल भावना ये है कि जो सरकार है वो लोक कल्याणकारी उद्देश्य से काम करे। ठीक है दोस्तों, तो संविधान की मूल भावना को चोट ना पहुंचे ऐसा कोई संशोधन आप ना करें। उच्चतम न्यायालय के इसी निर्णय को चुनौती देने के लिए फिर सरकार ने 42वां संविधान संशोधन कर दिया दोस्तों, जो कि इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ था। तो आप देखिए ये न्यायालय और संसद के बीच में, सरकार के बीच में जो जो लड़ाई चल रही है मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर। अनुच्छेद 368 में 368(4) जोड़ा गया दोस्तों, और इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन पर न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो आप अब उसने न्यायिक समीक्षा से ही रोक दिया सरकार को, उस न्यायालय को। उसके बाद 368(5) जोड़ा गया और कहा गया कि संसद को संविधान संशोधन के असीमित अधिकार है, यानी कि वो संशोधन करके मूल अधिकारों को भी खत्म कर सकती है। ये उसने असीमित अधिकार ले लिया। फिर उसने कहा कि 31(ग) के तहत न सिर्फ 39(ख) और (ग) के लिए बल्कि किसी भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो जो है उसके लिए जो है वो वैध माना जाएगा, यानी कि वो संशोधन वैध माना जाएगा। यानी कि सरकार ने पूरी तरीके से नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों फिर उच्चतम न्यायालय ने 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले की सुनवाई करी और उसने कहा कि 368(4) और 368(5) असंवैधानिक हैं, क्योंकि ये न्यायिक समीक्षा से न्यायालय को रोकते हैं और न्यायिक समीक्षा भी संविधान के एक मूल ढांचे का ही अंग है। उसके बाद उसने कहा कि 31(ग) का विस्तार भी असंवैधानिक है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व के लक्ष्यों को मूल अधिकार दिए बिना आप प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा उसने कहा कि सॉरी इसमें तीसरा नहीं, बस यही इन्होंने कहा कि 368(4) और 368(5) असंवैधानिक है, और उसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। और केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि संविधान संशोधन इस तरीके के ना होने चाहिए। और अभी जो स्थिति वो है कि दोस्तों मूल अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्वों पर उनको उच्च हैं, वो उनको अधिक वरीयता है। परंतु यह अब इसका अभिप्राय यह नहीं है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और ऐसा किया भी जा चुका है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। हालांकि संसद ऐसे संशोधन कोई भी नहीं कर सकते जिससे कि संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर ज़रूर करें। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे के वीडियो थोड़े छोटे रखूँ, बट मैं आपको ये कंटेंट देना चाह रही थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, यूट्यूब चैनल क्रैक IAS हिंदी। थैंक यू सो मच दोस्तों।